हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटो मैथ फैमिली। हमने प्रीवियस वीडियो में आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। Exercise 1.1 and exercise 1.2 is totally dependent on your addition and subtraction. Here in this video, in the next exercises, that means your exercise 1.3 and exercise 1.4, it is totally dependent on your multiplication and division. तो यहाँ आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कितना समझ में आया है। इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपको याद रह जाएगा। मैथ्स रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 1.3. Your NCERT exercise questions. Exercise 1.3 depend upon multiplication of integers. So let's see what your question number 1 says. Your question number 1 says find each of the following products. Products मतलब मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर आएगा वो होता है आपका प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन 1 में बोला है, यानी ए हम ले लेते हैं। 3 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3। हम बी ले लेते हैं। बी में क्या है? -1 मल्टीप्लाई बाय 225। अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीप्लाइंग बाय 1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही, वही प्रॉपर्टी आपको वही फॉलो करना है। अगर -1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको सेम नंबर देगा, लेकिन आपका साइन हो जाएगा चेंज। आपका साइन हो जाएगा चेंज। अब आते हैं सी पार्ट में। कह रहा है -21 को -30 से आपको करना है मल्टीप्लाई। अब एक चीज याद रखो, हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? अगर दोनों लाइक साइंस है, मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आगे साइन क्या आ जाएगा आपका? प्लस। यानी अगर मैं 21 को 30 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 6। 30 आगे साइन होगा आपका प्लस। लेट्स मूव फॉर डी। -316 को आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब देखो, जब -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैंने क्या कहा था? मुझे सेम इंटीजर मिलेगा, लेकिन मेरा साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा 316। लेट्स कम फॉर द ई पार्ट। -15 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 से। अगर आप -1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे? 0 से। एक मिनट बस रुकिएगा। 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ एक और मल्टीप्लीकेशन आपको दिया है 18, यानी -18। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब आपका एफ पार्ट क्या कहता है? -12 इंटू -11 इंटू 10। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। आपने क्या करना है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 132। दोनों का साइन क्या है? नेगेटिव। मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इंटू 10 आपका है, यहाँ पे आप लिख दोगे 1320। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे इंटीजर्स को। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, एक मिनट बस रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। पहले हम इसको देख लेते हैं। पीछे हमने क्या लिखा था? ए बी सी डी ई एफ। एफ ले लेते हैं। अब आपका है जी पार्ट। ठीक है, जी पार्ट में क्या दिया आपका? जी पार्ट में क्या दिया है? 9 इंटू -3 इंटू -6। एक सिंपल वे, जो दोनों नेगेटिव में है पहले आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मेरा इजी मिलेगा। डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम 9 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? -27।
अब इस -27 को आप -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 162, बिकॉज दोनों नेगेटिव है। आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। आई होप जी पार्ट आपको क्लियर है। अब आते हैं एच पार्ट पे, यानी ये वाले पार्ट में। -18 इंटू -5 इंटू -4। यहाँ पे देखो एक चीज हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम -18 को -5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब -18 को हम -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव इन योर मल्टीप्लीकेशन। अब इस 90 को आपको मल्टीप्लाई करना है -4 से, जो कि आपको आंसर देगा -360, जो कि आपका आंसर देगा -360। आई होप एच पार्ट भी आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर आई पार्ट। ठीक है, आई में क्या दिया है? -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 2। फिर इस 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा? -6। 2 इंटू -3 कितना होता है? -6। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। माइनस करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -6। अब इस -6 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। -6 इंटू 4 -24 इज योर आंसर। अब आ जाते हैं जे पार्ट में। जे पार्ट में दिया -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। आप पेयरिंग में सॉल्व करिए, पेयरिंग में। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे -3 इंटू -6। जब -3 इंटू -6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। अब इस 18 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -2 से, यानी 18 इंटू -2 इज व्हाट? -36। अब इस -36 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? -1 से। हमें पता है जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इंटीजर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी -36 इंटू -1। मेरा आंसर क्या हो गया? 36। आई होप ये आपको क्लियर है, आप समझ गए हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है इंटीजर्स को, उनके प्रोडक्ट्स हमें कैसे निकालने हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। देखो, वेरीफाई 18 इंटू 7 प्लस ऑफ -3। यहाँ पे 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 हमें वेरीफाई करना है। जब भी वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, आपको समझ जाना है, वहां पे आपको प्रूफ करना है कि LHS मेरा RHS के इक्वल है। LHS मेरा RHS के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? 18 इंटू 7 प्लस -3, ये क्या मेरा LHS। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा 18 इंटू, ये आ जाएगा -3। तो 18 इंटू 7 -3 कितना होता है? व्हाट इज 7 -3? 4। 18 इंटू 4 72। ये हो गया मेरा LHS साइड। आई होप ये आंसर क्लियर है। ये हो गया मेरा LHS साइड। अब लेते हैं हम RHS साइड। RHS क्या है मेरा? 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, 18 इंटू -3। तो 18 इंटू 7 देखो यहाँ पे लिखा है, 18 इंटू -3 भी मैंने लिखा है। ठीक है, 18 7 का होता है 126। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा आंसर हो जाएगा -54। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 126 -54। जब 126 को 54 से आप माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 72। तो आप कह सकते हैं माई LHS is equals to RHS. My LHS is equals to RHS. Since LHS is equals to RHS, the statement is verified. The statement is verified. जब तक हम रोमन नंबर 2 में पहुंचते हैं, आप हमने जो सॉल्व किया अभी क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 या A, उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। LHS को RHS से आप कैसे प्रूफ करेंगे? अगर वो प्रूव हो जाता है दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? वेरीफाइड हो जाती है। आपकी स्टेटमेंट क्या होती है? वेरीफाइड हो जाती है।
लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें हम लोग को फिर से LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या दिया आपका, LHS क्या दिया है, ध्यान से देखिए। LHS दिया है -21 इंटू -4 प्लस -6, ये मेरा LHS साइड हो गया। RHS क्या दिया है, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो पहले हम अपना कर लेते हैं LHS पार्ट सॉल्व। यहाँ को जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे -21 इंटू, इसको ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, -4 -6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आएगा -21 इंटू -10, -4 -6 कितना होता है, -10 होता है। अब ये आ जाएगा आपका 210। तो LHS आपका क्या आया है, 210। अब आते हैं RHS साइड में, अब आते हैं आपका RHS पार्ट में जो दिया है -21 इंटू -4, ठीक है, प्लस -21 इंटू -6। अब इसको चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, हम लोग को सॉल्व करना है, व्हाट इज 21 इंटू 4, 64, 64। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है। 21 इंटू 6 कितना होता है, 126। इन दोनों को जब ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 210। 126 कैसे हो आप समझिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां से मेरा प्रूफ होता है my LHS is equals to RHS, means the statement verified. Since LHS is equals to RHS, the statement is verified. I hope आपको यहां तक क्लियर है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी इंटीजर a है, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू, मतलब अगर मैं -1 को a से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, -a, -a ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, -2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिया हुआ मेरा, अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ -2 से तो मेरा आंसर क्या आता है, 2। मेरा आंसर क्या आता है, 2। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। स्लाइड में दिया है -1 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू -5, -1 इंटू -7 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब आते हैं सेकेंड, रोमन नंबर 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। हमें बताना है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। यहाँ पे दे दिया -22, 37 एंड 0। क्वेश्चन क्या पूछा, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, मतलब अगर मैं -22 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 22। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ मेरा 22, बिकॉज -1 इंटू 22 इज व्हाट, -22। 37 का ले लीजिए, 37 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, -37। -37 क्यों, -1 इंटू -37 इज व्हाट, +37। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आ जाता है 0, अगर मैं 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। मेरा आंसर क्या आएगा, 0। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। आप रोमन नंबर समझ चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 एंड रोमन नंबर 2 आप लोग को क्लियर है, आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5,
मतलब अगर मैं -1 इंटू 5 से स्टार्ट करती हूँ, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स हुज सम पैटर्न्स टू प्रूव -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब मुझे वो पैटर्न लिखना है, -1 इंटू 5 से शुरू करना है, -1 इंटू -1 पे खत्म करना है, उसके बीच का मुझे पैटर्न लिखना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपको मैं लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, समझाती हूँ उसको। स्लाइड में जो लिखा है वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5, क्या आ रहा है -5। अब -1 इंटू 4 कितना आएगा -4, -1 इंटू 3 कितना आएगा -3, -1 इंटू 2 कितना आएगा -2, -1 इंटू 1 कितना आएगा -1, -1 इंटू 0 कितना आएगा 0, -1 इंटू -1 कितना आता है 1। हमें वही तो शो करना था, हमें वही तो शो करना था। अगर मैं नंबर लाइन भी आपको शो कराती हूँ, नंबर लाइन अगर मैं करती हूँ, यहाँ पे सेंटर में डालती हूँ 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर मैं 5 से शुरू कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है, इस पैटर्न में क्या किया -1 इंटू 5 कहां तक लाना है -1, यानी आप सोचिए 5 4, ये देखिए 5 4 3 2 1 0 एंड -1। तो हमने वही पैटर्न शो किया है। कितना हुआ -1 इंटू 5 इज -5, -1 इंटू 4 इज -4, -1 इंटू 3 इज -3, -1 इंटू 2 इज -2, -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। वेरीफाइड। दस -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। हमने इसको वेरीफाई कर दिया इस पैटर्न के थ्रू। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाव द सी लेवल। मान लीजिए ये सी लेवल है, ये क्या है आपका सी लेवल यानी समंदर। इसकी हाइट पे एक, यार प्लेन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप देख लो, एक प्लेन है जिसकी हाइट कितनी है 5000 मीटर। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level, यानी above the sea level कितना हो गया 5000 मीटर। A submarine is floating 1200 मीटर below the sea level। सबमरीन तो समंदर के अंदर रहती है, अगर बिलो द सी लेवल बोले मतलब कहा अंदर, समंदर के अंदर। ये आपका है समंदर, ठीक है, उसके नीचे कितना हो गया आपका 1200 मीटर। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो मैंने आपका कहा था अबाउ सी लेवल हमेशा होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और बिलो सी लेवल हमेशा आप लिखोगे मार्क करोगे नेगेटिव, हमेशा मार्क करोगे नेगेटिव से। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों को कौन सा डिस्टेंस निकालना है आपका वर्टिकल डिस्टेंस, यानी हाइट ऑफ द प्लेन कितनी है 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है -1200 मीटर। माइनस क्यों लगाया है अंडर द सी लेवल। अब हमें फाइंड क्या करना है उनका वर्टिकल डिस्टेंस। जब वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे 5000 माइनस ऑफ 1200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5000 प्लस 1200 जो कि आपका आता है 6200 मीटर। तो आई कैन से 6200 मीटर इज द वर्टिकल डिस्टेंस। उन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 6200 मीटर। आई होप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिलो द सी लेवल अबाउ द सी लेवल तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइंस कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, अब आप इसको समझ चुके होंगे। करेक्ट। लेट्स मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन। वाव, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पिछले से पिछले वीडियोस में स्लाइड्स में समझाया था, आप इन्होंने क्वेश्चन के थ्रू दे दिया है जो कि आप समझेंगे। क्वेश्चन 5 दिया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। मतलब हमें क्या करना है इनके प्रोडक्ट निकालने यूजिंग व्हाट सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए देखते हैं, यहां देखिए समझने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। 26 इंटू -48
कौन सा साइन है, प्लस, -48 इंटू -36। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, ठीक है। एंड -48 मेरा क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, -48 को निकाल लेंगे बाहर। अब बचा क्या, +26 -36, और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हम लिख देंगे 26 + -36 ब्रैकेट क्लोज। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह जब आ जाएगा हमारा 26 - 36, जो कि होता है हमारा -10। तो -48 को आप नीचे लिख देंगे इंटू -10, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो कितना आंसर आएगा 480, बट साइन आएगा आगे पॉजिटिव, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर बी। 8 × 53 × -125। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन। हमको दिए हैं 3 इंटीजर्स, अब आप लोग दिमाग लगाइए, 3 इंटीजर दिए हैं तो मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जब हम इनको नंबर्स और ग्रुपिंग को अनचेंज कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर मेरा सेम ही आएगा। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 53 को हमने बाहर ले लिया, 8 × -25 कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा -1000, जिसको मल्टीप्लाई 53 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 53 × -1000। जब 53 को आप -1000 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी यहाँ पे एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, तो मेरा प्रोडक्ट किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -5300 इज माई आंसर, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द 3 पार्ट, यानी सी पार्ट क्या बोलता है, देखो 15 -25 -4 -10, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, 15 × -25 × -4 × -10, सब में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन, तो आई विल यूज माई प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, जो -25 है इंटू -4 है, पहले इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 × -25 × -4 × -10, ठीक है। तो 15 इंटू, मतलब इन दोनों का अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, 25 × 4 मेरा आंसर कितना आ जाता है 100, इंटू -10 मेरा बच गया, 100 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, -1000 -1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -15000। तो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। आई होप आप क्लियर हैं। लेट्स मूव फॉर द डी पार्ट। यहाँ पे दिया है -41 × 102। अब आप बोलोगे मैडम इसमें तुम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट 2 नंबर है, आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम यूज कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब इसमें हम क्या करेंगे, -41 को एज इट इज लिखेंगे इंटू 100 + 2 कर देंगे। 100 + 2 कितना होता है, अगर मैं 100 को 2 से प्लस करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 102। तो ये 102 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा -41 × 100, ठीक है, प्लस -41 × 2। -41 × 100 कितना हो जाएगा, -4100, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस -80, 41 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप आएगा -41
00 माइनस 82। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब -4100 माइनस 82, इनको पहले हम कर देंगे ऐड, साइन लगा देंगे माइनस का, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 4182 इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। प्रॉपर्टीज आप कैसे यूज करेंगे, इंटीजर्स को आप कैसे अपने आइडियाज अपनी क्रिएटिविटी पुट करके कौन सी प्रॉपर्टीज लगाना है आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, जो आपको कहता है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे कि 625 आपका कॉमन है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। क्लियर हो गया होगा कि अभी तक मुझे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले मुझे ये दोनों सेम साइंस के चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले पार्ट को जो -625 इंटू 65 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 625 इंटू -65, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अब जब मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो 625 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो -35 प्लस -65 आ जाएगा, -35 प्लस -65 आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो -35 -65 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका -100, जो कि हो जाएगा आपका -100। अब आपको क्या करना है, 625 को -100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -62500, -62500। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर द एफ पार्ट। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 50 - 2, तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसको आप लिख दोगे 7 इंटू 50, इसको आप ऐसे कर सकते हो 7 इंटू 50। एक और मेथड बता देती हूँ, प्लस 7 इंटू 2। अगर आप ऐसे करते हो तो गलत हो, यस आप लोग गलत हो, ये आपको नहीं करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे साइंस को ध्यान देना है, जो साइंस है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, किस इंटीजर में कौन सा साइन दिया हुआ है वो आपको ध्यान देना है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 7 इंटू 50, 7 इंटू 50, 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो आप लिख दीजिए -7 इंटू 2, 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, 7 5 35 हो जाएगा 350, -14, जब आप माइनस करोगे आंसर आएगा 336। दिस इज माई आंसर, ये हो गया एफ। जी में आते हैं -17 इंटू -29, क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 493 इज योर आंसर। ठीक है, लेट्स कम फॉर द एच पार्ट। एच पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक है, तो इसको हम इस पार्ट को आप देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, प्लस, मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस। तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। 57 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 57 आएगा। अब 57 हमारा कॉमन है तो यहाँ ले लीजिए, इंटू 19 प्लस 1, क्योंकि 1 का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो 57 इंटू 20 कितना हो जाता है, 1140 इज योर आंसर, 1140 इज योर आंसर। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, आप समझ चुके हैं, समझ में आ रहा है आपको। लेट्स मूव फॉर द अनदर स्लाइड, यानी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, a freezing process lowers the temperature from 40 degree Celsius at a rate of 5 degree Celsius per hour। मतलब एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई चीज को ठंडा किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। ठीक है, तो अ फ्रीजिंग प्रोसेस लोवर्स द टेम्परेचर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, कितना,
40 डिग्री सेल्सियस एट अ रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब एक आवर में कितना डिग्री कर रहा है वो? 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो मुझे पता है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज पर आवर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज मतलब माइनस साइन लगाऊंगी मैं, फ्रीजिंग मतलब ठंडा, तो -5 डिग्री सेल्सियस। टोटल डिक्रीज कितना होगा? -5 इंटू 10, -5 इंटू 10 दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 40 दिया हुआ है। 40 प्लस -50, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 40 प्लस -50, this will be what? 40 minus 50, this will be what? -10 degree Celsius. -10 degree Celsius is your answer. -10 degree Celsius is your answer. Let's move for the another question. जो क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ क्लास टेस्ट कंटेन्स 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस थे। करेक्ट आंसर्स प्लस 5 मार्क्स। करेक्ट आंसर्स को कितने मार्क्स मिले हैं? प्लस 5 मार्क्स मिले हैं। इनकरेक्ट आंसर्स को कितने मिले हैं? -2 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी रोमन नंबर 1 आपको क्या कहता है? मोहन गेट्स 4 करेक्टेड आंसर। मोहन के कितने आंसर करेक्ट हुए? 4 एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मतलब 4 आपके करेक्ट आंसर है, 6 आपके इनकरेक्ट आंसर है। व्हाट इज हिज स्कोर? व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसको कितना मार्क्स मिला देखते हैं। करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 4। करेक्ट आंसर्स को कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं? +5। तो 4 इंटू 5 20। उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 6। अगर एक इनकरेक्ट आंसर होता तो कितना मार्क्स अलॉट किया गया है? -2। तो यानी 6 इंटू -2 -12। तो टोटल स्कोर कितना होगा? 20 -12 दैट इज इक्वल्स टू 8 मार्क्स। तो उसे कितने मार्क्स मिले टोटल? 8 मार्क्स मिले। आई होप यहाँ पे आप लोग क्लियर हैं। लेट्स कम फॉर रोमन नंबर 2। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। उसके 5 आंसर्स कितने हैं? कैसे हैं? करेक्ट है एंड 5 इनकरेक्ट आंसर है। अब इसका स्कोर बताओ। तो करेक्ट आंसर कितने हैं? 5। करेक्ट आंसर्स को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। तो 5 इंटू 5 25। इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 5। अगर एक इनकरेक्ट आंसर होता तो कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? -2। अगर 5 इनकरेक्ट आंसर्स हो कितना होगा? 5 -2 यानी -10। टोटल स्कोर कितना होगा? 25 - 10 कितना हुआ? 15। कितने मार्क्स मिले उसको? 15 मार्क्स मिले। रेशमा को कितने मार्क्स मिले? 15 मार्क्स मिले। लेट्स कम। हीना गेट 2 करेक्ट आंसर। हीना के कितने आंसर करेक्ट हुए हैं? 2 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब इसका भी स्कोर बताओ। करेक्ट आंसर 2 इंटू 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, तो 2 क्वेश्चन के लिए 2 इंटू 5 10 मार्क्स। 5 इनकरेक्ट हुए हैं। कितने इनकरेक्ट हुए हैं? 5 इनकरेक्ट हुए हैं। तो 5 इंटू -2 कितना आपका? एक नेगेटिव मार्किंग के लिए 5 इंटू -2 -10। तो टोटल स्कोर कितना हुआ? 10 - 10 0। तो हीना को कितने मार्क्स मिले हैं? 0 मार्क्स मिले हैं। आई होप आप लोग क्लियर हैं। ये तीनों रोमन नंबर्स आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है आपको सुनिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। मतलब एक सीमेंट की कंपनी है, एक सीमेंट की कंपनी है, ठीक है। वो एक प्रॉफिट अर्न करती है कितना? ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। अगर वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट होता है? 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ 5 रुपीस पर 5 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है, अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे कितने रुपीस का लॉस होता है? 5 रुपीस का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सुनिए।
द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स, कंपनी ने कितने बैग बेचे? 3000 बैग्स, किसके? ऑफ व्हाइट सीमेंट, ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, कितने? 5000 बैग्स ऑफ whom? ग्रे सीमेंट्स। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? अब हमें बताना है क्या उसका प्रॉफिट हुआ है या उसका लॉस हुआ है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमें व्हाइट बैग से कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? अगर हम एक बैग बेचते हैं व्हाइट का तो 8 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितने बैग बेचे इसने? 3000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हुआ? रुपीज 24,000। अब आते हैं लॉस फ्रॉम ग्रे सीमेंट, कितना है? 5 रुपीज। अगर एक सीमेंट हम बेचते हैं ग्रे का तो कितने रुपीस का लॉस होता है? 5 रुपीज। हमने कितने बेचे ग्रे बैग्स? 5000, यानी 5000 इंटू 5 कितना हुआ? ये हमारा आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है। यहाँ पे हमारा लॉस है, ये आ जाएगा हमारा -5। तो 5000 इंटू -5 -2000, 25,000 -25,000। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? 24,000 -25,000। आंसर कितना आ रहा है? -1000, यानी इस कंपनी को 1000 का लॉस हुआ है। यानी इस कंपनी को कितने का लॉस हुआ है? 1000 का लॉस हुआ है। सिंस द रिजल्ट इज नेगेटिव, द कंपनी फेसेस अ लॉस ऑफ 1000। हमारा रिजल्ट क्या आया है? नेगेटिव आया है, इसलिए कंपनी किस में गई? 1000 रुपए के लॉस में चली गई। यहां तक आपको क्लियर है? समझ चुके हैं किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे आप? आते हैं नेक्स्ट। What is the number of white cement bags? क्या पूछ रहा है ये? What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? वो बोल रहा है अगर वो व्हाइट कलर के सीमेंट को, व्हाइट कलर के सीमेंट के बैग्स को बेचता है तो अगर वो बेचेगा तो ना तो उसे लॉस होना चाहिए और ना उसे गेन होना चाहिए, मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, अगर वो ग्रे बैग्स, जो ग्रे बैग्स है, ग्रे बैग्स कितने बेच रहा है वो? 6400 ग्रे बैग्स वो बेच रहा है। उस बेचने के बाद हमारे जो व्हाइट सीमेंट बैग्स है वो कितने होने चाहिए ताकि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो? समझने की कोशिश करते हैं। लॉस फ्रॉम ग्रे बैग कितना है? 6400 इंटू -5, प्रीवियस में हमको दिया गया है यहाँ पे। लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे कितना दिया? 6400, तो आंसर क्या आएगा? -3000 -32,000 रुपीज ऑफ व्हाट? ग्रे सीमेंट। अब क्या पूछा है? टू बैलेंस दिस लॉस प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट सीमेंट मस्ट बी 32,000। मतलब अगर मुझे बैलेंस करना है इस लॉस को तो मुझे 32,000 चाहिए। क्यों चाहिए? -32,000 प्लस 32,000 कितना होगा? 0। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लगा दो, ठीक है, यानी कौन सा? -x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो नीदर लॉस नो प्रॉफिट। मतलब मुझे इस तरीके से समझना है कि अगर मुझे बैलेंस करना है तो व्हाइट सीमेंट बैग कितने होने चाहिए? 32,000 होने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है एज्यूम। अब आपको क्या करना है? एज्यूम, यानी लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स बी x, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स बी x। प्रॉफिट पर व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹8। ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? नीदर लॉस नो प्रॉफिट ऑफ व्हाइट बैग का। तो हम क्या करेंगे? 8 पर बैग इंटू व्हाइट सीमेंट, जो हमने x लिया है, इज इक्वल टू व्हाट? योर 32,000। मतलब ये 32,000 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया मैंने? अगर मुझे बैलेंस करना है दिस लॉस एंड प्रॉफिट फ्रॉम व्हाइट सीमेंट मस्ट भी कितना होना चाहिए? 32,000। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4,000। यानी मैं अगर 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचती हूँ तो ना तो इस कंपनी को लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। आई होप यहां तक आप क्लियर है। तो द कंपनी मस्ट सेल 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग्स।
आई होप यहाँ पे आप क्लियर हैं, समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब -3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 27 आना चाहिए। -3 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 27 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, -3 इंटू -9, जब -3 को -9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा +27, +27, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर को आप नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर। अब -5 को ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा प्रोडक्ट -35 आए। ठीक है, अब आप देखिए 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो 7 के आगे लिख दो माइनस, 7 के आगे लिख दो माइनस। देखो सो द मिसिंग नंबर इज -7, ऊपर में सो द मिसिंग नंबर इज -9। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर मैं -8 से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -56 मिले। अब आप ये सोचो 8 के टेबल में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मुझे 56 मिलता है, तो आई कैन राइट 7 इंटू -8 इज व्हाट, -56। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, 132 आना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करूं -12 से कि मेरा आंसर 132 आना चाहिए, कि मेरा आंसर 132 आना चाहिए। तो व्हाट विल आई डू, आई मल्टीप्लाई -11। जब दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, मतलब -11 इंटू -12 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब साइन मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई होप आप लोग क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर है, आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से एक मिसिंग नंबर या मिसिंग इंटीजर को आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, यानी आपका एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्या कहता है आपका, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं किस पे डिपेंडेंट है, आपके डिवीजन पे डिपेंडेंट है। अभी तक हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम करेंगे डिवीजन। नाउ वी विल डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए आपका क्या दिया है, -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो सिंपल कितना आएगा, देखो न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका -30 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 गया कैंसिल, आपका -3 आया, -3। बी पार्ट आ जाते हैं, क्या दिया है, 50 डिवाइडेड बाई -5, इसको हम लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई -5, ये कितना हो जाएगा -10, बिकॉज न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये भी आंसर मेरा करेक्ट है। सी पार्ट में आ जाइए, -36 डिवाइडेड बाई -9 क्या होगा, -36 डिवाइडेड बाय -9 दैट इज इक्वल्स टू 4। यानी जब दोनों इंटीजर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल। चलिए डी पार्ट में आते हैं, बिल्कुल फॉर डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया है, -49 डिवाइडेड बाई 49। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, -1। न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, रिजल्ट आपका -1 आएगा। अब आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे। ई वाले पार्ट पे क्या दिया है, 13 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। तो यानी पहले मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास जो ब्रैकेट में उससे पहले सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -13। न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा, -13। ये देखो। अब आते हैं 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 डिवाइडेड बाय -12 कौन सा है, f। इसको लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय -12 दैट इज इक्वल्स टू
0। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो 0 डिवाइडेड बाई ए इज व्हाट 0। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी वाले पार्ट पे। लेट्स मूव फॉर द जी पार्ट। तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप जी वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जी पार्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे जी पार्ट को? -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करिए। सॉल्व द ब्रैकेट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या दिया है हमारा जी पार्ट? क्या दिया है? -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। तो जो पहले ब्रैकेट में दिया है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? -31, ठीक है, डिवाइडेड बाई -30 -1, -31 डिवाइडेड बाई -31। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -31 डिवाइडेड बाई -31 दैट इज इक्वल्स टू 1। दोनों अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप 31 को 31 से कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। करेक्ट। अब एच पार्ट पे आते हैं। लेट अस कम फॉर द एच पार्ट जो दिया है -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको इतना समझना है कि पहले जो ब्रैकेट में है मुझे उसे सॉल्व करना है। पहले जो ब्रैकेट में है मुझे उसे सॉल्व करना है, यानी -36 डिवाइडेड बाई 12 को आप पहले सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? -3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 3। इसको लिख सकते हो -3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। दैट इज इक्वल्स टू -1। आई होप एच वाला पार्ट आपको क्लियर है। एच वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब आते हैं आई वाले पार्ट पे। आई वाले पार्ट पे जो क्या कह रहा है? -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। अब हम इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इंडिविजुअली पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है? आप -6 प्लस 5 को पहले सॉल्व करिए, फिर -2 प्लस -1 को सॉल्व करिए। जो भी इनका आंसर आएगा आप इन दोनों को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। मैं भी आपको थोड़ी सी रब कर लूं, इसको फिर आपको समझाती हूँ। क्या करोगे आप? -6 प्लस 5 पहले ले लीजिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -6 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका -1। अभी लीजिए -2 प्लस 1, इसे कैसे लिख सकते हैं? -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। यानी मुझे क्या करना है? -1 डिवाइडेड बाई -1। तो -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस क्या कैंसिल, ये हो जाता है 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। आई होप आपको क्लियर है। ये सारे क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हैं कैसे डिवाइड करना है। इंडिविजुअली आपको बता दिया गया है। अगर आपको कुछ भी चीज ब्रैकेट में दी गई है, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, पहले जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ आपको उसको वो सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई होल ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। वेरीफाई मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें करना है प्रूफ। यहाँ पे LHS हमारा क्या दिया गया हुआ है? LHS दिया है a डिवाइडेड बाई b प्लस c। ठीक है, एंड RHS हमारा क्या दिया है? व्हाट इज RHS? a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो नीचे आपको a, b एंड c की वैल्यू दी गई है। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 12। b की वैल्यू कितनी है? -4।
सी की वैल्यू कितनी है, चलो इसको मैं थोड़ा रब करके दोबारा इसको लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आप और क्लियरली समझ पाओगे इन चीजों को। ए की वैल्यू कितनी दी है, -12, बी की वैल्यू कितनी दी है, -4, ए की वैल्यू 12 है, -12 नहीं है, ठीक है, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 2 है। अब हम ले लेते हैं अपना LHS। LHS क्या दिया हमारा, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है -4 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले जो ब्रैकेट में हम उसे सॉल्व करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, ये हमारा कितना हो जाता है 12 डिवाइडेड बाई -2, जिसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज इक्वल टू -6, दैट इज इक्वल टू -6। अब आते हैं हमारे RHS साइड पे, ठीक है, इसको दूसरे बोर्ड में लेके सॉल्व करूं आप लोग के लिए, चलो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या थी 12, बी की वैल्यू क्या थी -4, सी की वैल्यू कितनी थी 2। अब हम लेते हैं RHS साइड। RHS क्या था, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, यही था ना, देखो a डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, यहाँ पे देख लो हमारा LHS कितना है -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई -4, आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आ जाएगा -3। 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -3 प्लस 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3। -3 प्लस 6 कितना होता है 3, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, माइनस कर दो, कौन सा ग्रेटर है 6 का साइन क्या है प्लस, तो आ गया आपका प्लस साइन। तो आपकी LHS, my LHS is not equals to RHS, my LHS is not equal to RHS, hence verified, क्या लिखूंगी मैं, hence verified, hence verified। यहां देखो -6 is not equal to 3, the given statement is verified, the given statement is verified। अब नेक्स्ट में देते हैं a की वैल्यू दी है -10, b की वैल्यू दी है 1 एंड सी की वैल्यू दी है 1। चलो इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है -10, ठीक है, बी की वैल्यू दी है 1, सी की वैल्यू दी है 1। LHS क्या था, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। RHS क्या था, व्हाट वाज माय RHS, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। चलो पुट करते हैं, ए की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको लिख सकती हूँ -10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -5, ये हो गया मेरा LHS। अब आते हैं RHS साइड पे, -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -10 है। अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, -10 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -10 प्लस -10 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -10। इसको लिख सकती हूँ -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -20। क्या ये दोनों इक्वल है, ये मेरा RHS है, क्या ये दोनों क्या -5 कभी भी -20 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आई कैन से दैट my LHS is not equals to RHS, hence the statement STAT, hence the statement verified, hence the statement verified। आई होप आप समझ गए हैं। ये देखो
ठीक है, क्लियर है। ए की वैल्यू -10, LHS कितना है -5, RHS कितना है -20. Since -5 is not equal to -20, the given statement is verified. The given statement is verified. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Let's go for question number 3. Fill in the blanks. Fill in the blanks. ये इजी है, समझ में आ रहा है आपको कि क्या डिवाइड करने से ये आंसर आएगा. 369 से मैं क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 369 आएगा. इट इज ऑब्वियसली 1. जब 369 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 369. 369 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 369. -75 डिवाइडेड बाय क्या करूं कि मुझे आंसर -1 मिले. ऑब्वियसली -75 को अगर मैं 75 से ही डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा -1. -206 डिवाइडेड बाय क्या करूं कि मेरा आंसर 1 आएगा. ऑब्वियसली -206 को अगर मैं -206 से ही डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1. मेरा आंसर आ जाएगा 1. -87 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 87 आ जाएगा. -87 को अगर मैं -1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर 87 आएगा. मेरा आंसर 87 आएगा. नेक्स्ट, ऐसा कौन सा नंबर से 1 को मैं डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -87 आएगा. ऑब्वियसली -87 डिवाइडेड बाय 1 इज -87. करेक्ट, क्लियर है. नेक्स्ट, 48 में ऐसा क्या डिवाइड करूं कि आंसर -1 आएगा. -48 -48 को +48 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -1. नेक्स्ट, 20 में क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -2 आएगा. 20 में क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -2 आएगा. आई कैन राइट -10. 20 को अगर मैं -10 से डिवाइड करती हूं तो मेरा आंसर आ जाता है -2. करेक्ट. ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं 4 से उसको डिवाइड करूं तो मेरा आंसर -3 आएगा. मैं लिख सकती हूं -12 डिवाइडेड बाय 4 यानी -12 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा -3. ठीक है, -12 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू -3. आई होप ये क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. क्लियर है किससे क्या डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा. इज इट क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. मतलब मुझे कोई 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स चाहिए a, b सच दैट a डिवाइडेड बाय b गिव्स यू -3. मतलब ऐसे मुझे कोई 2 इंटीजर चाहिए कि जिनको मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाता है -3. आप सोचिए क्या होगा. बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे, लेकिन हमें केवल 5 चाहिए. वी नीड ओनली 5. तो वी कैन डू दैट. पहला हम ले सकते हैं, स्टार्ट करो 2 के टेबल से. ठीक है, 2 के टेबल में कब 2 3 कितना होता है 6. याद करो जो मैंने वो पढ़ाया था आपको, मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे इनवर्स ऑफ या डिवीजन को इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन दिखा सकते हैं. वो चीज आपकी यहाँ काम आएगी. ठीक है, तो हम कर सकते हैं 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा -3. ठीक है, -9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा -3. ठीक है, -12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा -3. ठीक है, -15 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं 5 से तो मेरा आंसर कितना आएगा -3. ठीक है, इसको आप चलो दूसरा लेते हैं. -18 को मैं डिवाइड करूं 6 से तो आंसर कितना आएगा -3. तो ये मेरे कितने पेयर हो गए 1 2 3 4 5. आई होप ये क्लियर है. तो ऑल पेयर सेटिस्फाई, जितने भी पेयर्स लिखे हैं सेटिस्फाई करता है. a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3. सॉरी, मैंने लिखा -15 डिवाइडेड बाय 5, स्लाइड में लिखा 50 डिवाइडेड बाय -5. दोनों ही आंसर करेक्ट है. हमें कोई एक इंटीजर नेगेटिव चाहिए ताकि हमें रिजल्ट नेगेटिव आए. ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इज टेलिंग द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, जीरो से अबव ही आएगा ऑब्वियसली। इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर एंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है रात के 12 बजे कितने पर आवर से, 2 डिग्री पर आवर से। तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मतलब मुझे यहाँ क्या बताना है, टाइम बताना है। किसका टाइम बताना है, ऐसा टाइम बताना है जब टेम्परेचर मेरा कितना हो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो आप ये ध्यान दें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पहले आप वो लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीजेस पर आवर, डिक्रीज मतलब माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप रिक्वायर्ड कितना होगा, कितना होगा, 10 माइनस ऑफ -8, 10 माइनस ऑफ -8 जो आपका दिया गया है यहाँ पर, 10 माइनस ऑफ -8, तो 10 माइनस ऑफ -8 कितना हो जाता है, 10 प्लस 8 दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। अब उसने क्या पूछा है, मुझे टाइम चाहिए किस टाइम पे 8 डिग्री था, 8 डिग्री था, मतलब टाइम रिक्वायर्ड इज व्हाट, 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। मतलब 9 बजे कितना डिग्री था, 8 डिग्री। 9 बजे कितना डिग्री था, 8 डिग्री, 9 आवर्स यानी 12 बजे से मैं कब तक जाऊंगी, 9 आवर्स, मतलब 9 बजे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बजे कितना डिग्री था, 8 डिग्री, 8 डिग्री था। सो इफ द डिग्री स्टार्ट्स एट 12 noon, the time after 9 hours that is 9 p.m, the temperature will be -8 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा आपका, -8 डिग्री सेल्सियस। लेट्स मूव फॉर द बी पार्ट। What would be the temperature at midnight, यानी दोपहर रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर होगा। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का कितना टाइम होता है, 12 घंटे। टोटल टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ, 12 इंटू -2, 12 घंटे में -2, अगर एक आवर में 2 डिग्री घटता है तो 12 घंटों में कितना होगा, 12 इंटू -2 दैट इज -24 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर मेरा कितना होगा, 10, यानी ये वाला टाइम 10, ये वाला डिग्री, सॉरी ये वाला 10 डिग्री प्लस -24, तो 10 -24 कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर -14 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर विल बी व्हाट, योर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, यानी करेक्ट आंसर्स को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मार्क्स फॉर व्हाट, -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, यानी अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपके मार्क्स ना कटेंगे और ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेगा। यानी जब आपका करेक्ट आंसर आता है तो आपको +3 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देते हैं तो -2 नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 आंसर्स करेक्ट हुए हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब मुझे अब ये बताना है उसने कितने आंसर इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया पहले वो देखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, उन्होंने कितने मार्क्स करेक्ट किए हैं, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स करेक्ट किए। अगर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं
तो 12 करेक्ट आंसर्स पे कितना मिलेगा? 12 इंटू 3 यानी 36. फॉर मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स इज व्हाट? 36. लेकिन उसका स्कोर कितना है? 20 मार्क्स. उसको मिले कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स मिले हैं. दिस मीन्स दैट शी मस्ट हैव लॉस्ट मार्क्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग आंसर्स. उसने कुछ रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं जिसके लिए उसे क्या मिला है? रॉन्ग आंसर्स. यानी उसे मार्क्स लूज करने पड़ गए, मार्क्स उसके कम हो गए. समझने की कोशिश करिए. तो टोटल मार्क्स उसके कितने लूज होंगे? यहां से 36 माइनस 20. 36 माइनस 20 कितना हो जाता है आपका? 36 माइनस 20. 36 को आप 20 से माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 16. यानी 16 मार्क्स उसके कितने लूज हुए हैं? 16 मार्क्स उसके लूज हुए हैं. दैट मीन्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कितना हो रहा था? -2. -2 मार्किंग आपकी अलॉट की जा रही थी. दैट मीन्स number of wrong answers will be what? 16 divided by 2. That is equals to 8. That is equals to 8. यानी राधिका attempted 8 incorrect answers. उसने कितने answers incorrect attempt किए हैं? 8 incorrect answers attempt किए हैं. Let's move for the next part. Let's move for the next part. रोमन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स. मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं? -5 मार्क्स मिले हैं इन दिस टेस्ट. तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स. कितने आंसर उसके करेक्ट हैं? 7 आंसर उसके करेक्ट हैं. हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. मतलब उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो कि उसके गलत है, जो कि उसके इनकरेक्ट है. तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कितने का आंसर्स करेक्ट किए हैं? 7. एक आपका आंसर अगर करेक्ट होता तो कितने मार्क्स अलॉट करते हैं? 3. तो 7 3 जा 21. लेकिन उसको स्कोर कितना मिला है? -5 स्कोर हुआ है. दैट मीन्स शी मस्ट हैव लॉस्ट मार्क्स. शी मस्ट हैव लॉस्ट मार्क्स. तो मार्क्स लॉस्ट कितना होगा आपका? मार्क्स लॉस्ट is equals to 21 minus of -5. क्योंकि उसका -5 से ऑलरेडी स्कोर किया है. लॉस मतलब लूज किया है, माइनस हुआ है. दैट मीन्स 21 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 26. 26 मार्क्स शी हैज लॉस्ट. ईच रॉन्ग आंसर्स कितने दे रहे हैं? -2. नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितना होगा? 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 13. मतलब मोहिनी अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट आंसर्स. मोहिनी ने कितने आंसर्स इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं? 13. मतलब 13 उनके ऐसे क्वेश्चन है जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट. डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे जाना. कहा? माइन शाफ्ट. माइन शाफ्ट एक तरह का पैसेज होता है जो माइनिंग जब हम करते हैं ना वहां पे वो नीचे जाता है. वो जो मिनरल्स वगैरह उन सबको लेके नीचे जाता है. ठीक है. तो वहां पे आपको क्या बता रहा है? एक एलिवेटर है जो कि डिसेंड कर रहा है. कहां पे? माइन शाफ्ट में. माइन शाफ्ट में कहा जा रहा है? नीचे जाता हुआ जा रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. यानी 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना मीटर कवर कर रहा है? 6 मीटर कवर कर रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मीटर पर मिनट. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल. अबाव द ग्राउंड लेवल, ये हो गया हमारा ग्राउंड. ठीक है. अबाव द ग्राउंड लेवल यानी कितना? 10 मीटर. इफ इट डिसेंट starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? मतलब कितना और लंबा उसको रास्ता चूज करना पड़ेगा ताकि वो -350 मीटर पहुंच जाए. 10 से कहां तक पहुंचना है उसको? -350 मीटर तक पहुंचना है. 10 से कहां तक पहुंचना है? -350 मीटर पहुंचना है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. डिसेंट रेट कितना है? 6 मीटर पर मिनट. स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल, दैट इज +10. अबाव द ग्राउंड लेवल मतलब +10.
फाइनल पोजीशन कितनी है -350 मीटर, मतलब वो यहाँ पे है 10 मीटर में, उसे कहां तक पहुंचना है -350 मीटर तक पहुंचना है। तो टोटल डिस्टेंस टू ट्रैवल कितना हो गया +10 टू -350, इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, इतना डिस्टेंस उसको, ये माइनस है ठीक है, -350, इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस टू ट्रैवल इज 10, ठीक है, 10 प्लस 350, ऑब्वियसली प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 360 मीटर, 360 मीटर, क्योंकि मुझे उतना उसका डिस्टेंस देखना है 10 से 350 तक, तो 10 प्लस 350 कितना हुआ मेरा 360 मीटर। नाउ एक फॉर्मूला है हमारा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला आप अपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, हम लोग ने डिस्टेंस फाइंड कर लिया कितना 360 मीटर, उसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर मिनट, यानी ये भी मीटर में है, 360 आपका मीटर में है, 6 मीटर पर मिनट में है, यानी हम इसको इससे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 6, तो टाइम क्या आ जाएगा मेरा, टाइम इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, टाइम इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट कितना होता है, 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 आवर, 60 मिनट इज इक्वल्स टू मेरा 1 आवर, तो आई कैन से दैट इट विल टेक 60 मिनट्स, यानी वो लेता है 1 घंटा कहां तक पहुंचने के लिए -350 मीटर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा थॉट ऑफ द डे, ठीक है, देखो आप लोग को मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग में बहुत लोग हैं जो मैथ्स को देख के ही डर जाते हैं, मैथ्स आपके समझ में नहीं आता, रीजन ये है कि पहले तो आप समझने की कोशिश करिए, उसको रट्टा नहीं मारना है, दूसरी चीज जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ्स में प्रो हो जाओगे, यू विल बी अ प्रो इन मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स पे कोई भी नहीं हरा पाएगा, ठीक है। तो आज का थॉट ऑफ द डे ये है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, सक्सेस डजंट come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently, मतलब सक्सेस ओकेशनली नहीं आती है कि चलो आज दुर्गा पूजा है, आज दिवाली है, आज नवरात्रि है, आज ये त्योहार है तो मेरे को सक्सेस मिल गया, नहीं, सक्सेस आती है आपकी कंसिस्टेंसी से, यानी अगर आप डेली मैथ्स को पढ़ाई करेंगे, मैथ्स को समझेंगे, मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ्स समझ पाएंगे। With this, we have completed our integers class 7 NCERT Mathematics Chapter 1. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप समझ चुके होंगे अब तक, और अब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे बहुत सारी चीजें। इंटीजर्स क्या आपके समझ में आ गया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन कैसे करना है आपको इंटीजर्स का, वो भी आपको क्लियर है, सारी प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फैमिली।